मैं रुपेश जी चार्ल्स डार्विन की जीवनी भाग 3 बीगल जहाज की यात्रा लेकर उपस्थित हो रहा हूं। चार्ल्स डार्विन अपने घर अपने भावी जीवन की रूपरेखा बनाने में व्यस्त थे। उनके पिता उन्हें निकम्मा और नकारा मान चुके थे। वह चार्ल्स के इन व्यर्थ के कामों से बहुत दुखी थे जिन्हें वह अपनी विशेष प्रकृति के कारण किए जा रहे थे। वह उनके घुमक्कड़पन से भी परेशान थे। कौन? उनके पिता। उनकी इच्छा थी कि वह पादरी का काम करें और सम्मानित जीवन व्यतीत करें। उनके पिता उन्हें समझा ही रहे थे कि उन्हें अध्यापक जॉन हेंसलो का पत्र मिला जिसमें उन्होंने दक्षिण अमेरिका की एक लंबी यात्रा की योजना की चर्चा की थी। डार्विन पहले से ही अपने पिता के क्रोध का शिकार बने हुए थे। इस पत्र के प्राप्त होते ही उनके सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि उनके पिता ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हें वहां नहीं जाना है, बस बात यहीं समाप्त समझो। अपने पुत्र डार्विन से यह बात कहे। डार्विन उदास होकर बैठ गए। वह वहां अवश्य जाना चाहते थे क्योंकि इस यात्रा में विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों से उनका संपर्क होना था। वहां की जलवायु के अनुसार विभिन्न प्रकार के नए पेड़ पौधों को देखा जा सकता था और वहां की मिट्टी की परतों से उस द्वीप की आयु का अनुमान लगाया जा सकता था। लेकिन पिता की आज्ञा के बिना वहां जाना कतई संभव नहीं हो सकेगा। वहां बैठे बैठे अचानक उनके मन में यह बात कौंध गई कि यदि पिताजी को कोई अन्य व्यक्ति वहां जाने के लिए मेरी पैरवी कर दे तो बात बन सकती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कौन हो, ऐसा डार्विन सोच रहे थे। इस प्रश्न से वह विचलित हो गए, किंतु तुरंत उनका ध्यान अपने चाचा पर गया। उनके चाचा दूरदर्शी व्यक्ति थे। वह चार्ल्स डार्विन में कुछ ऐसी विशेषज्ञता देख रहे थे जो महान व्यक्तियों के बचपन में होती है। इस आधार पर उनका यह विश्लेषण था कि चार्ल्स डार्विन भविष्य का एक महान वैज्ञानिक है। चार्ल्स डार्विन ने शीघ्र ही अपने चाचा से संपर्क किया और अपनी योजना उनके समक्ष रखी। उनके चाचा को यह योजना केवल पसंद ही नहीं आई, बल्कि उनके लिए वहां जाना अति आवश्यक माना। उन्होंने तुरंत अपनी घोड़ा गाड़ी जोती और अपने भाई रॉबर्ट, कौन रॉबर्ट? डार्विन के पिता, डॉक्टर रॉबर्ट के पास पहुंच गए। उन्होंने डॉक्टर रॉबर्ट से कहा, चार्ल्स को तुरंत दक्षिण अमेरिका के लिए भेजने की व्यवस्था करें, क्योंकि चार्ल्स को आपने नहीं मैंने परखा है। वह किसी व्यवसाय में बंद कर नहीं रह सकता। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा, मैंने भी इसे परखा है। डॉक्टर रॉबर्ट मतलब डार्विन के पिता क्या कहा? मैंने भी इसे परखा है। यह पहले नंबर का निष्क्रिय व्यक्ति है। यह केवल घुमक्कड़ है और घूम घूम कर प्राकृतिक दृश्यों को देखना इसकी आदत बन चुकी है। इसे करना कुछ नहीं है, केवल अपने जीवन को बर्बाद करना है। डार्विन के चाचा ने इसका जवाब दिया, आपका मूल्यांकन गलत तथ्यों पर आधारित है। यदि यह निष्क्रिय जीवन में विश्वास रखता तो विख्यात प्रोफेसर हेंसलो इसे महत्व नहीं देते। क्यों महत्व देते? उन्होंने इसमें कुछ देखा होगा, तभी तो अपने साथ इस लंबी यात्रा पर ले जाना चाहते हैं। आखिरकार डॉक्टर रॉबर्ट यानी डार्विन के पिता को जाने की अनुमति देनी पड़ी। लेकिन अब भी उनके गले के नीचे यह बात नहीं उतर रही थी कि चार्ल्स भविष्य में एक महान वैज्ञानिक बन सकता है। अब चार्ल्स डार्विन का मन झूम उठा था। दूसरे दिन वह डॉक्टर हेंसलो के पास गए, लेकिन यह मंजिल अभी दूर थी, क्योंकि डॉक्टर हेंसलो के केवल कहने मात्र से वह दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर नहीं जा सकते थे। इसके लिए जहाज के कप्तान की सहमति भी आवश्यक थी। डॉक्टर हेंसलो ने
चार्ल्स डार्विन को अपना पत्र दिया और उसे लेकर जहाज के कप्तान के पास जाने के लिए कहा। अगले दिन वह कप्तान के पास जा पहुंचे। कप्तान से बातें करने पर उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। किन्हें? चार्ल्स डार्विन को। उन्हें लगा कि कप्तान कुछ झक्की प्रकृति का है, क्योंकि उसने चार्ल्स डार्विन को काफी समय तक गहरी दृष्टि के साथ ऊपर से नीचे तक देखा था, लेकिन फिर भी उसकी ओर से उत्साहवर्धक उत्तर नहीं आया। चार्ल्स डार्विन में जिस चीज को खोजना चाह रहा था, कौन? कैप्टन, वह उनमें नहीं मिल पा रही थी। कप्तान एक चतुर व्यक्ति था और व्यक्ति की शक्ल देखते ही उसका पूर्ण अध्ययन कर लेता था। उसने चार्ल्स डार्विन की शक्ल के आधार पर जो निर्णय लिया था वह सकारात्मक नहीं था, क्योंकि चार्ल्स डार्विन की नाक चपटी थी। उस समय एक ऐसी अवधारणा समाज में फैली हुई थी कि चपटी नाक का व्यक्ति निष्क्रिय और आलसी होता है। वैसे मेरा भी नाक चपटा है। बीगल जहाज का कप्तान फिट्जरॉय झक्की अवश्य था, लेकिन मनोविज्ञान में दक्ष था। वह अपने पास आने वाले व्यक्ति को बारीकी से देखता था और उसके चेहरे से यह भांपने का प्रयत्न करता था कि यह व्यक्ति कैसा है। चार्ल्स डार्विन के प्रति उसके मन में नकारात्मक छवि बन चुकी थी, अतः उसने चार्ल्स डार्विन को अपने जहाज में ले जाने में असमर्थता प्रकट कर दी। परंतु कुछ देर बाद पता नहीं उसके मन में क्या परिवर्तन आया कि उन्हें अपने साथ ले चलने की अनुमति प्रदान कर दी। यह ब्रिटिश नौसेना का जहाज था। ब्रिटेन की नौसेना शांति के दिनों में भी चुप नहीं बैठती थी। उसका कोई न कोई अभियान चलता ही रहता था। जब युद्ध बंद हो जाता था तो शांति काल में भी वह संसार के बंदरगाहों और समुद्री तटों पर निरीक्षण एवं परीक्षण करती थी। जांच पड़ताल करके समुद्र के तटों, खाड़ियों, सुरक्षित मार्गों और बंदरगाहों आदि का पूर्ण विवरण एकत्र किया जाता था। ये बातें नौसेना अथवा ब्रिटिश यात्री जहाजों के काम आती थी। यह काम कभी समाप्त होने वाला नहीं था। बीगल जहाज इसी उद्देश्य के लिए दक्षिण अमेरिका की यात्रा के लिए तैयार हो रहा था। ऐसी यात्रा में छोटे जहाज ही उपयुक्त माने जाते थे, क्योंकि वे कम गहरे पानी में भी लंगर डाल सकते थे। बीगल जहाज बहुत छोटा जहाज था। इसकी लंबाई केवल 28 मीटर थी और इसका भार 242 टन था। इसमें 8 अधिकारी और 50 के लगभग नौसेना के कर्मचारी थे। इस प्रकार से इसमें यात्रियों के लिए सीमित स्थान ही आरक्षित होता था, क्योंकि यह राष्ट्रीय अभियान का ही एक अंग था। अतः राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए ही इसमें यात्रा की जाती थी। ऐसे अभियानों में विभिन्न देशों के समुद्र तटों का निरीक्षण, वहां की भौगोलिक दशाएं और वहां पाए जाने वाले पशु पक्षियों का अध्ययन आवश्यक होता था। अतः इस कार्य के लिए जहाज में एक वैज्ञानिक का होना प्रथम शर्त थी। वैज्ञानिक के पास इतनी योग्यता होनी जरूरी थी कि वह विभिन्न स्थानों की विभिन्न वस्तुओं, नमूने इकट्ठे करके उनका विश्लेषण कर सके। इन विश्लेषणों के आधार पर ही ब्रिटिश सरकार किसी देश के संबंध में अपनी राय बनाती थी। दक्षिण अमेरिका की यह प्रथम यात्रा थी, जिसके द्वारा वहां के देशों का अध्ययन करना था। अतः इस अभियान में एक वैज्ञानिक का होना आवश्यक था ही, लेकिन जहाज के कप्तान फिट्जरॉय का उद्देश्य कुछ अलग था। फिट्जरॉय बाइबिल समर्थक एक कट्टर ईसाई थे। वह बाइबिल को संसार का एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ मानते थे जिसमें सृष्टि का समस्त विज्ञान समाहित है। वह इस यात्रा द्वारा प्राप्त अनुभवों के आधार पर संसार के निर्माण के संबंध में बाइबिल में लिखे विवरणों को सिद्ध करना चाहते थे। कौन? कैप्टन। वास्तव में
कुछ वैज्ञानिक बाइबिल के संसार के निर्माण संबंधी सिद्धांतों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। यदि वैज्ञानिकों की बात माने या सत्य मान भी लिया जाए तो बाइबिल के सिद्धांत मिथ्या सिद्ध होने थे। लेकिन एक कट्टर ईसाई ऐसी स्थिति को कैसे स्वीकार कर सकता था? बाइबिल में बड़ी बड़ी बाढ़ों के आने का वर्णन है, जिसमें प्राणी नष्ट हो जाते हैं तथा फिर नई सृष्टि उत्पन्न होती है। कप्तान का विश्वास था कि धरती के निर्माण के संबंध में बाइबिल की ये बातें दक्षिण अमेरिका के अछूते क्षेत्रों के अध्ययन से सत्य सिद्ध हो सकेगी। कप्तान इस यात्रा को केवल वैज्ञानिक खोज ही नहीं मानता था, वह इसे धार्मिक महत्व का काम भी समझता था। मूलतः यह योजना कप्तान फिट्जरॉय की थी। इसमें नौसेना को बाद में सम्मिलित किया गया। यह वह कालखंड था या दौर था जिससे पादरी ईसाई धर्म के प्रसार का कार्य कर रहे थे। ईसाई मिशनरियों का एकमात्र उद्देश्य ईसाई धर्म की सर्वोच्चता स्थापित करके अन्य धार्मिक अनुयायियों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना था। विज्ञान यदि किसी विशेष धर्म की मान्यताओं का समर्थन कर दे तो वह धर्म सार्वभौम मान लिया जाता है। इस यात्रा के उद्देश्य में कप्तान की यही योजना आधार बनी हुई थी। वह इस यात्रा में एक ऐसे विख्यात वैज्ञानिक को ले जाना चाहते थे जिसके सिद्धांतों को दुनिया भर के वैज्ञानिक मान्यता प्रदान कर चुके हैं। नौसेना कप्तान की इस योजना से अनभिज्ञ थी। फिर भी उसने विख्यात वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक प्रोफेसर जॉन हैंसलो को उनके साथ जाने के लिए अधिकृत कर दिया। लेकिन यात्रा के समय अपने किसी विशेष कार्य के कारण प्रोफेसर जॉन हैंसलो ने यात्रा में सम्मिलित होने से मना कर दिया और अपने स्थान पर अपने उत्तराधिकारी के रूप में चार्ल्स डार्विन को अधिकृत कर दिया। यह भी एक संयोग की ही बात थी। इस प्रकार से चार्ल्स डार्विन यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंश बन गए। चार्ल्स डार्विन इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन वह कप्तान की प्रथम पसंद नहीं थे। व्यवस्था में ही कप्तान ने उन्हें स्वीकृति प्रदान की थी। लेकिन चार्ल्स डार्विन को यह संशय घेरे हुआ था कि अब कप्तान उन्हें मना न कर दे। लेकिन 27 दिसंबर 1831 को बीगल जहाज ने जब इंग्लैंड के प्लायमथ बंदरगाह से लंगर उठाया तब चार्ल्स डार्विन ने गहरी संतुष्टि अनुभव की। यह समुद्री यात्रा लगभग 2 वर्ष के लिए थी, लेकिन संभावना यह भी व्यक्त की गई थी कि यात्रा की अवधि आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई भी जा सकती है। इस यात्रा के लिए चार्ल्स डार्विन ने कुछ वैज्ञानिक उपकरण और पुस्तकें अपने पास रख ली थी। यह चार्ल्स डार्विन की पहली लंबी यात्रा थी। वह घुमक्कर प्रवृत्ति के पहले से ही थे और इस यात्रा में उन्हें अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य मिल ही गया था। अतः वह पूर्ण संतुष्टि के साथ इस यात्रा का आनंद उठा रहे थे। यह जहाज अपेक्षाकृत कुछ छोटा था, लेकिन फिर भी अपनी पूर्ण गति के साथ सागर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। समुद्र की विकराल लहरें कभी कभी जहाज को उछाल देती थीं, लेकिन यह रोमांच चार्ल्स डार्विन को प्रफुल्लित कर देता था। वह प्रकृति के इन अनोखे दाव पेचों को अपनी नोटबुक में लिखते जाते थे और इन विचित्र दृश्यों के अध्ययन से प्रकृति की इस लीला को समझना चाहते थे। उनके अध्ययन का विषय यह भी था कि प्रकृति की इन लीलाओं में ईश्वर का कितना हस्तक्षेप है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन पादरी थे और बाइबल की मान्यताओं पर विश्वास करते हुए वह मानते थे कि प्रकृति की प्रत्येक घटना में ईश्वर का हस्तक्षेप है।
बिना ईश्वर की इच्छा के किसी भी वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उनका इस बात पर भी विश्वास था कि ईश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना की है और प्रलय भी वही करेगा। लेकिन उसकी सीमा यहीं तक नहीं है, वह प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की रचना करेगा। एक दिन चार्ल्स डार्विन अपने केबिन के कोने में बैठे एक पुस्तक पढ़ रहे थे, जहाज पर ही। अभी तक बाइबिल के कथनानुसार उनकी यही धारणा थी कि ईश्वर बार बार इस पृथ्वी को बनाते और बार बार प्रलय से नष्ट कर देते हैं। जब वह सृष्टि की रचना करते हैं तो नए सिरे से प्राणियों को जन्म देते हैं। यह पुस्तक एक महान लेखक चार्ल्स लॉयड की लिखी हुई थी। पुस्तक का नाम था भूतत्व के सिद्धांत। यह उन्हीं दिनों प्रकाशित हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी क्रांतिकारी विषय सामग्री ने शिक्षित जगत में हलचल उत्पन्न कर दी थी। इस पुस्तक से बाइबिल के अनेक सिद्धांत धराशायी हो गए थे। पादरियों में इस पुस्तक का प्रबल विरोध हुआ था। किस पुस्तक का? भूतत्व के सिद्धांत। चार्ल्स लॉयड ने लिखी थी पुस्तक को, और इस पर पाबंदी लगाने की मांग उठाई गई थी। लेकिन इंग्लैंड के एक जागरूक समुदाय ने इस पुस्तक का स्वागत किया था। लॉयड ने प्रमाणों से सिद्ध किया था कि प्रलय की बात बिल्कुल निराधार है। लेखक ने बताया था कि पृथ्वी की रचना किस प्रकार हुई है और उसमें जो बार बार परिवर्तन होते हैं उनका आधार क्या है। उनका कथन था कि यदि पृथ्वी की रचना ईश्वर ने की होती तो इसका स्वरूप अस्थाई होता, लेकिन इसका स्वरूप अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। इसमें सदा से परिवर्तन होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं और कल भी होने हैं। यह परिवर्तन एक निरर्थक क्रिया नहीं है, बल्कि विकास की प्रक्रिया है। विकास का यह दौर निरंतर चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। डार्विन ने यह पुस्तक पढ़ी तो वह आश्चर्य में पड़ गए। इस पुस्तक ने उनके विश्वासों को झकझोर दिया। कौन सा विश्वास? वो बाइबिल में लिखी गई बात। उनके विचारों के अक्षांश तेजी से बदलने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि यह पुस्तक सही है तो फिर बाइबिल के सिद्धांतों का क्या होगा? क्या वे असत्य सिद्ध हो जाएंगे? यदि वे असत्य सिद्ध हो गए तो ईसाई धर्म का आधार ही धराशायी हो जाएगा। फिर इन पादरियों का काम ही नहीं, काम क्या रह जाएगा? उन्होंने स्वयं से पूछा, एक पादरी के नाते मुझे इस पुस्तक का बहिष्कार करना चाहिए या एक वैज्ञानिक के नाते इसका स्वागत? वे मन ही मन ऐसा विचार कर रहे थे कि एक पादरी होने के नाते मुझे इस पुस्तक का बहिष्कार कर देना चाहिए या एक वैज्ञानिक होने के नाते इनका स्वागत करना चाहिए। डार्विन अनिश्चय की स्थिति में हो गए, लेकिन यही पुस्तक डार्विन को आगे के जीवन में कार्य करने के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुए। इस यात्रा में जहाज जहां भी ठहरता, डार्विन वहां उतर पड़ते और उस स्थान को देखने दूर तक निकल जाते। वह वहां उगे हुए पेड़ पौधे देखते, उनके फूलों को देखते, वहां के जीव जंतुओं को देखते, उनकी हड्डियों के ढांचों को देखते और शिलाओं में पथराए जीव जंतुओं के सब देखते। आगे चलकर उनके विश्लेषण के लिए उन सब का विवरण नोटबुक में नोट कर लेते थे। जहाज के कप्तान का इस यात्रा का उद्देश्य कुछ था, लेकिन चार्ल्स डार्विन का कुछ और ही था। वह कुछ विशेष ध्यान को लेकर इस यात्रा में निकले थे। उन्होंने देखा कि जिस प्रकार के पेड़ पौधे अफ्रीका के द्वीपों में मिलते हैं वैसे अमेरिका के आसपास के द्वीपों में नहीं थे। वह घंटों इस बात पर सोचते थे कि यह अंतर क्यों है। वह इस बात पर भी विचार करते कि सृष्टि रचना में जब ईश्वर ने पेड़ पौधों की उत्पत्ति की तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पौधे क्यों हैं।
सभी जगह समान पौधे क्यों नहीं हैं? वह चिंतन में डूबते डूबते इस बात पर आ जाते कि पेड़ पौधों की रचना में ईश्वर के अलावा भी कोई अन्य शक्ति अपना हस्तक्षेप करती है क्या? इस यात्रा में उन्होंने ऐसे जानवर देखे जिनका आकार प्रकार अपने पूर्वजों जैसा नहीं था। उन्होंने देखा कि आज जो जानवर दिखाई देते हैं वे आकार में छोटे हैं, जबकि उनके पुरखों के कंकाल उनकी तुलना में बहुत बड़े हैं। डार्विन इस प्रकार के अंतर के संबंध में गंभीरता पूर्वक सोचते। वह इन घटनाओं को बाइबल के संदर्भ से देखते। ईश्वर ने जिस प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण एक निश्चित आकार देकर किया था, वह आकार सदैव के लिए उतना ही रहना चाहिए था। लेकिन इन आकारों में परिवर्तन क्यों? फिर वह इस निर्णय पर पहुंच जाते कि ईश्वर के अलग भी कोई ऐसा कारक है जो उनकी रचना को प्रभावित कर रहा है। लेखक लॉयल ने अपनी पुस्तक में जो लिखा था, चार्ल्स डार्विन वह अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन वह उससे भी आगे ऐसी अनेक बातें देख रहे थे जिनका उल्लेख उस पुस्तक में भी नहीं था। इसके अंतर्गत उन्होंने ज्वालामुखी से भरे द्वीप देखे और इनसे निकलने वाले लावा से बने पहाड़ों का भी अध्ययन किया। ऊंचे समुद्र तटों को भी देखा तथा समुद्र की जगह बने मैदानों को भी देखा। डार्विन वहां के अनुभवों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उन्हें जो भी विचित्र वस्तुएं या दृश्य दिखाई देते, उनका वर्णन वह सीधे प्रोफेसर हेंसलो को पत्र द्वारा भेजते रहते थे। उन्होंने अपने नए अनुभवों से संबंधित अनेक पत्र हेंसलो को लिखे और उतने ही पत्र अपने घर वालों को भी लिखते रहते थे। दक्षिण अमेरिका के एक स्थान पर, जिसे सेंट पॉल की पहाड़ी कहते हैं, उन्होंने विचित्र प्रकार की समुद्री पक्षी व मिलीजुली किस्म के छोटे छोटे जानवरों को देखा। इनमें मक्खियां, मच्छर, झिंगुर तथा अन्य ऐसे ही छोटे छोटे जानवर थे। उन जंतुओं में इतनी असमानता थी कि उन्हें कुछ समानताओं के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। एक स्थान पर उन्होंने ऐसा हड्डियों का ढांचा देखा जिससे ऐसा लगता था कि वह अनेक जंतुओं का मेल है। ऐसा प्रतीत था कि मानो बहुत से जंतुओं को मिलाकर एक जंतु का निर्माण किया गया हो। उनके अंदर एक अस्पष्ट सी धारणा विकसित हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह ढांचा उस मूल जंतु का ढांचा हो जिससे भिन्न भिन्न आकार के जंतुओं का विकास हुआ है। लेकिन अभी यह धारणा शिशु अवस्था में ही थी, अभी पनप रहा था उनके मन में, अतः उपेक्षित होती चली गई। देशों में घूमने जाते वहां के भूमि संबंधी तथ्यों का भी विवरण इकट्ठा करते थे। इस प्रकार इन विवरणों के द्वारा उन्होंने अपने पास ज्ञान का भारी खजाना एकत्र कर लिया। पत्रों के द्वारा उन्होंने अपने अनुभवों को अपने पिता डॉक्टर रॉबर्ट से भी साझा किया। अपने अध्यापकों और अपनी बहनों के पास भी काफी विवरण भेजे, जिससे वे भी इनके आधार पर अपना कोई दृष्टिकोण बना सके। लेकिन उनकी बहन और पिता डॉक्टर रॉबर्ट ने उनके प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया, क्योंकि वह उनकी इस यात्रा के समर्थक नहीं थे। लेकिन उनके पिता को यह उपेक्षा का रवैया बदलना पड़ा। उनकी यात्रा का उत्साहपूर्वक समर्थन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। हुआ यूं कि एक दिन डार्विन को अपने पिता का पत्र प्राप्त हुआ। यह पत्र उन्होंने चार्ल्स डार्विन के एक अध्यापक सेजविक के पत्र के आधार पर लिखा था। डार्विन ने अपने अध्यापक सेजविक के पास अध्ययन के लिए एक कंकाल भेजा था और उस कंकाल पर डार्विन ने अपनी कुछ टिप्पणियां भी लिखकर भेजी थी। उनसे प्रभावित होकर सेजविक ने उनके पिता के पास पत्र लिखा था कि डार्विन आगे चलकर बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। डॉक्टर रॉबर्ट ने सेजविक की यह टिप्पणी तो पत्र द्वारा डार्विन के पास भेजी ही थी, उनकी यात्रा का भी समर्थन कर दिया था।
अध्यापक के मुंह से यह प्रशंसा सुनकर डार्विन खुशी से फूले नहीं समाये। अपने जीवन में डार्विन ने इन क्षणों का वर्णन इस प्रकार किया है, अपने अध्यापक की टिप्पणी को पढ़कर मेरा विश्वास इतना बढ़ा कि मैं छलांगे भरता हुआ पहाड़ों पर चढ़ जाता। मेरी हथौड़े की चोट खाकर पहाड़ कांपने लगते और मेरी महत्वाकांक्षा दिनों दिन बढ़ती जाती। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने उनका जन्म एवं बचपन भाग 1 में देखा, भाग 2 धर्मशास्त्र का अध्ययन और अनुसंधान कार्य में बढ़ती रुचियों के बारे में देखा, और भाग 3 में आपने सुना बीगल जहाज की यात्रा। आगे हम भाग 4 लेकर के जल्द ही उपस्थित होंगे, जिसमें आपको चार्ल्स डार्विन का जो दक्षिण अमेरिका के जंगलों में समय बीता और यात्रा का जो रिजल्ट आया, परिणाम, उसकी चर्चा की जाएगी। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।